कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? जब एक से अधिक सेंटेंस एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है। और जब एक से अधिक सेंटेंस को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो क्लाज कहलाते हैं। क्लाज क्या होते हैं? एक से अधिक सेंटेंसों को जोड़ने से बनते हैं क्लाज होते हैं हमारे, ठीक है। क्लाज होते हैं 3 प्रकार के। क्लाज होते हैं 3। नंबर 1 क्या होता है? प्रिंसिपल क्लाज। दूसरा हमारा आता है कोऑर्डिनेट क्लाज, और तीसरा हमारा जो होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। और सबऑर्डिनेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं। होता है सबऑर्डिनेट नाउन क्लाज, सबऑर्डिनेट नाउन क्लाज होता है, और एक होता है सबऑर्डिनेट नाउन क्लाज, और एक होता है हमारा एडजेक्टिव क्लाज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाज, और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लाज होता है। एडवर्ब क्लाज 3 क्लाज होते हैं। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात आती है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होता है प्रिंसिपल क्लाज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज की बात करते हैं तो प्रिंसिपल क्लाज की नहीं, सबऑर्डिनेट क्लाज के हिसाब से इसमें आश्रित होता है। प्रिंसिपल क्लाज हमारे कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। इसमें जब हम सबऑर्डिनेट क्लाज की बात करते हैं तो हमें सबऑर्डिनेट नाउन क्लाज और सबऑर्डिनेट एडवर्ब और सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाज 3 क्लाजों के बारे में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत पढ़ना होता है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं, जब सबऑर्डिनेट नाउन की क्लाज की बात आती है तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लाज का मतलब इसमें जो आश्रित उपवाक्य होगा उसमें क्या होगा? किसी नाउन की विशेषता बताई जाएगी, अर्थात कोई नाउन होगा जो इसका क्या होगा? इस पर आश्रित होगा। जैसे कि बात करते थे पहले वाले सेंटेंस में, इसमें यानी नाउन का मुख्य योगदान होगा। एक होगा हमारा प्रिंसिपल क्लाज और एक होगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल क्लाज की बात करेगी, प्रिंसिपल क्लाज किसे कहते हैं? ऐसा क्लाज जो पूरी तरीके से अपने अर्थ स्वतंत्र प्रकट कर सके। और एक सबऑर्डिनेट क्लाज जो होगा हमारा अपना अर्थ पूरी तरीके से स्वतंत्र प्रकट नहीं कर सकता, अर्थात अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए किसी पर आश्रित रहना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लाज की बात करते हैं तो जैसे इस सेंटेंस का हमें ट्रांसलेट करना है, जो कुछ आपके पास यानी आपके अध्यापक कहें उस पर ध्यान दो। तो यानी उस पर ध्यान दो जो आपके अध्यापक कहे। हाँ, जिस चीज़ से जुड़ने वाली बात होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से किन्हीं शब्दों के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक है। यानी प्रिंसिपल क्लाज ये हमारा और सबऑर्डिनेट क्लाज ये उस पर आश्रित है। तो उस पर ध्यान दो, पे अटेंशन, ठीक है। टू किस पर? जो कुछ कहे, जो कुछ के लिए क्या लगाएंगे हम? व्हाट लगाएंगे, व्हाट, ठीक है। कौन कहें? आपके अध्यापक कहें, व्हाट एवर टीचर्स से, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसे बनाने के लिए हमें क्या सीक्वेंस ऑफ टेंस का सारा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। जिन शब्दों से जुड़े रहेंगे के लिए क्या की बात जो हो रही है एक नाउन के बारे में हो रही है। एक नाउन के बारे में अगर कभी भी बात होगी तो उसे हम सबऑर्डिनेट नाउन क्लाज के अंतर्गत बनाते हैं। तो इसकी बात करते हैं तो इसमें हमने बताया कि क्या करेंगे हम लोग, सारे रूल्स सारे फार्मूले जो भी अप्लाई करना होगा हम सब कुछ क्या करेंगे? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का रूल अप्लाई करेंगे, अर्थात डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाते हैं वही तरीका अप्लाई करेंगे इसमें। तो इसमें भी हम अप्लाई करते हैं। तो ही 8 में यानी उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। उसके बाद क्या करते हैं? देखते हैं ये हमारा कौन सा इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव को बनाने के लिए हमारे पास 2 चीज़ थे। हमारे पास इंट्रोगेटिव में ऐसा था नो टाइप का एक था हमारे पास WH टाइप वाला। ऐसा था नो टाइप वालों को बनाने के लिए हम क्या करते थे? क्वेश्चन वर्ड के नहीं लिखते थे, कंजक्शन के रूप में। हमें पता होता है क्वेश्चन वर्ड भी कंजक्शन के रूप में आते हैं, बट यहाँ ये ऐसा नो टाइप में हम उनका कुछ नहीं लिखते हैं। इसके लिए हम क्या इफ अथवा वेदर लगाते थे, जबकि WH टाइप वाले में हम WH को ही क्वेश्चन वर्ड मान के काम किया करते थे। हमारा दोनों काम हो जाता। तो क्या करेंगे? ऐसा नो टाइप वाला है तो हम क्या लगाएंगे? कंजक्शन के रूप में इफ अथवा वेदर लगाएंगे। इफ उसके बाद क्या करते हैं? तो दिए गए सेंटेंस को सिंपल में बनाते हैं। लेकिन अगर हमारा क्या होता है? प्रेजेंट में होता है सबऑर्डिनेट, यानी कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में होता है तो दिए गए सेंटेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। बट अगर पास्ट में होता तो दिए गए सेंटेंस का टेंथ भी चेंजिंग करते हैं। मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाना पड़ता है, जिसमें होता है हम वहाँ चेंज कर देते हैं। उससे हम रूल्स यहाँ भी फॉलो करेंगे। इस सेंटेंस को देखते हुए हमें प्रेजेंट में नजर आ रहा है, लेकिन क्या करेंगे हमारा यानी कि जो ये प्रिंसिपल क्लाज है इसको देखते हुए हम चेंजिंग यहाँ पर क्या करेंगे? इसे भी पास्ट ही में लिखेंगे, पास्ट में लिखेंगे इसे। लेकिन और एक चीज़ करते हैं, जो सब यानी कि हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट होते हैं किसके अनुसार?
फर्स्ट पर्सन का होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, नो चेंजिंग की बात होती है। तो हमारा क्या है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, किससे पूछा, यहाँ देखते हुए मी है, मी के अनुसार चेंज होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा। आई लिखेंगे, दिए गए सेंटेंस का पास्ट लिखते हैं, आई वाज अ ऑफिसर, आई वाज अ ऑफिसर। इस हिसाब से लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, ना कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ऐसा सारा रूल्स था। आई को कैपिटल लिखा जाता है, आई प्रॉपर नाउन, सॉरी आई एक पर्सनल प्रोनाउन है, आई हमेशा कभी भी लिखा जाता है तो कैपिटल लिखा जाता है। अब ये हो गया हमारा जस्ट जो भी रूल्स हमें फॉलो करना है सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज में, हम सारे रूल्स को सीक्वेंस ऑफ टेंसेस का रूल ही फॉलो करेंगे। इसका मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का जो भी रूल्स था, इनडायरेक्ट वाला सारे रूल्स को इसमें हम फॉलो करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज के सभी सेंटेंसों का हम ट्रांसलेट आसानी के साथ कर लेंगे। कोई भी सेंटेंस होगा उसको देखते हुए हम ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे क्लास की जब बात आ रही होती है तो दूसरा क्लास हमारा फर्स्ट क्लास नाउन क्लास हो गया। अब की बार बात आ रही है एडजेक्टिव क्लास की। एडजेक्टिव क्लास क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब सीधी सी होता है विशेषता बताना, विशेषण। यहाँ विशेषता क्या होगा, यहाँ ऐसे कुछ शब्द यूज किए जाएंगे जिनसे क्या होगा, किसी भी सेंटेंस में जो भी नाउन दिए जाएंगे उसकी विशेषता बता रहे होते हैं। तो इसमें विशेषता बताने के लिए देखिए सबसे ज़्यादा दा आपको मिलेगा, वह या ऐसी के लिए दा लगा देते हैं, सिंपल थे, ठीक है। ऐसे सेंटेंस को देखते हुए क्या करेंगे हम लोग, सबका काम एक ही करेंगे, हिसाब यानी कि जिस हिसाब से हमें करना होगा हम ट्रांसलेट करते जाएंगे। यहाँ जिन शब्दों से यानी कि जो कंजक्शन से जुड़े रहेंगे, हमें यहाँ कंजक्शन यूज करना होता है, तो हमको पता है जिस हिसाब से बनेगा हम अपना कंजक्शन यूज करते जाएंगे और आसानी के साथ ट्रांसलेट कर देंगे। जैसे देखिए वह ऐसा अध्यापक है, अभी देखते हैं, ही है, ही इज, ऐसे या ऐसी के लिए जब बात करेंगे विशेषता बता रही है यहाँ ऐसा अध्यापक की, तो इसके लिए दा लगाते हैं। प्राय ही इज द टीचर, ही इज द टीचर, यहाँ कंजक्शन जिसे है तो जिसके के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, यहाँ कर देखिए अगर हमारा, ठीक है, यानी कि ये जिस क्या कर रहा, इसकी विशेषता बता रहा, जिस नाउन की विशेषता बताएगा अगर वो हमारा क्या होगा, सजीव होगा तो हूँ लगाएंगे, निर्जीव होगा जो या जिसने के लिए तो क्या लगा देंगे, हुच लगा देंगे। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम लोग, हूँ। हूँ आसानी से नहीं भुलाया जा सकता, यहाँ हूँ सब्जेक्टिव केस में भी सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इसी के लिए लिया गया है। हूँ भुलाया जा सकता है, हूँ कैन नॉट फॉरगॉटन, हूँ कैन नॉट बी फॉरगेट, हूँ कैन नॉट बी फॉरगॉटन, लास्ट में फुल स्टॉप। यहाँ ये पैसिव सेंटेंस में था, इस सेंटेंस को देखते हुए पैसिव वॉइस था। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव में क्या होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की यानी कर्म की प्रधानता होती है, लेकिन दोहरा वर्ब अगर किसी भी सेंटेंस में मिल जाता है, भुलाया जा सकता है, तो इसलिए हम इसे किस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में। यानी ही इज द टीचर, वह ऐसा अध्यापक है हूँ जो कैन नॉट बी फॉरगॉटन, भुलाया नहीं जा सकता, जिसे हम भूले नहीं सकते हैं। फिर देखते हैं दूसरे सेंटेंस का, अगर देखें यहाँ, मैंने एक ऐसे विद्यार्थी को देखा जो खेल रहा था। यहाँ जो कि या जिसने वाले शब्द से अक्सर करके जुड़े रहेंगे सेंटेंस, और जिससे जुड़े रहेंगे अपने से पहले आए हुए सेंटेंस में जो भी नाउन आएगा उस नाउन की क्या करते रहेंगे लोग, विशेषता बता रहेंगे। मैंने एक ऐसे विद्यार्थी को देखा जो खेल रहा था, आई सा आई स्टूडेंट, ठीक है। जो के लिए हूँ लगाएंगे, हूँ वाज प्लेइंग, हूँ वाज प्लेइंग। इस सेंटेंस को देखते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो भी शब्द यानी कहाँ कंजक्शन को हम देखते हुए तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा। अगर जो कि जिसने इस हिसाब से कोई सेंटेंसों में आ रहे हैं तो क्या करते हैं, अगर अपने से पहले किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो उसे किसके अंतर्गत रखेंगे, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लास के अंतर रखेंगे। अगर इसमें कोई एक सिंपल सी बात हो रहा है जहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सीक्वेंस ऑफ रूल्स की तरह लिखे गए हों, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस की तरह अगर व्यवहार करने वाले हैं तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लास हो जाएगी। एक तीसरा नंबर बचता हमारा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास। सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास में क्या होगा, इसमें एडवर्ब की बात होगी, जो भी बात किया जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ पैलेस, ऐसे कुछ सेंटेंसेस में आते रहेंगे। इनका हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते रहेंगे, जिस भी हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ेगी हम करते जाएंगे। जैसे कि एक सेंटेंस देख लेते हैं हम सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लास की होगा तो कैसे करेंगे, जो ही घंटी बजी सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा में चले गए। यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही है, एक समय का बात हो रहा है, एक समय में उल्लेख हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो ही के लिए क्या लगाते हैं, एज सून एज लगाएंगे,
एज सून एज, ठीक है, क्या बजी, घंटी बजी, एज सून एज द बेल रैंग, पास्ट इंडेफिनिट है ये, कामा लगाएंगे, ऑल दी स्टूडेंट्स वेंट इनटू देयर क्लासरूम्स, अपनी कक्षा में चले गए। इसे दूसरे टाइप से हम बना सकते हैं, एज ना लगा करके नो सूनर से भी इसे बना सकते हैं। नो सूनर, उसके बाद दिए गए निगेटिव सेंटेंस होने के नाते डिड लगा देंगे, डिड द बेल रैंग ना लिख करके रिंग लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे रिंग, उसके बाद आगे से वही लिख देंगे, ऑल द स्टूडेंट्स वेंट इनटू देयर क्लासेस, क्लासरूम्स, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी हार्डली से भी कर सकते हैं, सिंसरली से भी कर सकते हैं, लेकिन दो टाइप से बनाओ कोई दिक्कत नहीं होगा। बस सेंटेंस को क्या करना है, हमें इसके सेंस को समझ लेना है कि कहना क्या चाहता है, और उस हिसाब से हम इसका ट्रांसलेट आसानी के साथ कर देंगे। और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एडवर्ब क्लाज ही होगा, क्योंकि हमारे पास कुल 3 क्लाज इसमें सबऑर्डिनेट क्लाज में पढ़ना था। तो देखिए जब बात करेंगे हमें इसे पहचानने के लिए आसान तरीके से क्या होगा, जो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस का रूल्स जो फॉलो करेगा, एक नाउन की जहाँ पर बात रहेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट नाउन क्लाज हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा हो रहा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाज जो हो रहा सेकंड टाइम वाला, तो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाज में क्या होगा, वहाँ किसी की विशेषता बताई जाएगी, और इन दोनों को छोड़ करके जो कोई भी होगा हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लाज हो जाएगा। इस हिसाब से एडवर्ब क्लाज की हम पहचान कर सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस इसको देखते हुए हमें क्या लग रहा है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लाज है, नहीं यहाँ नाउन की कोई बात नहीं हो रही, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लाज है, नहीं यहाँ कोई एडजेक्टिव की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी की विशेषता बताई जा नहीं रही है, यहाँ वर्ब की विशेषता बताई जा रही है कि यहाँ वर्ब क्या हो रहा है, वहाँ जाने का काम तुरंत हो रहा है, ठीक है। इस हिसाब से एज सून एज ज्यों के लिए जो भी होना चाहिए, जो वर्ड जहाँ जैसा लगेगा उसकी स्पेलिंग हम लिख देंगे। यहाँ ज्यों ही के लिए एज सून एज लगा दी हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है, घंटी बजी, पास्ट इंडेफिनिट था, मैंने लिख दिया था बेल रैंग, घंटी बजी, सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा में चले गए, वहाँ स्पेस थोड़ा रुकावट के लिए मैंने कामा लगाया, कक्षा में चले गए, ऑल द स्टूडेंट वेंट इनटू देयर क्लासरूम्स, ठीक है। या फिर नो सूनर से मैंने इसे बना दिया, नो सूनर डिड द बेल रिंग ऑल द स्टूडेंट्स वेंट इनटू देयर क्लासेस। दूसरे सेंटेंस को जब मैं देखा तो जब मैं घर से निकला तभी मैंने एक कुत्ते को देखा, कंडीशनल सेंटेंस की बात है, टाइम की बात हो रही है, यहाँ भी एडवर्ब ऑफ टाइम की बात ही हो रही है। तो कब, व्हेन आई, ठीक है, घर से निकला यानी घर से बाहर आया, आई केम आउट, ठीक है, केम आउट ऑफ हाउस, केम आउट ऑफ द हाउस, यानी व्हेन आई केम आउट ऑफ द हाउस, मैं घर से जैसे बाहर निकला, देन तभी के लिए देन आई सा ए डॉग, ठीक है। आई हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। व्हेन आई यानी जब मैं घर से निकला तभी मैंने एक कुत्ते को देखा, व्हेन आई केम आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर आया, देन आई सा ए डॉग। तीसरे सेंटेंस को देखते हैं, जब तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तभी सफल हो सकते हो। यहाँ देखेंगे कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस को हमने बताया है, कंडीशनल सेंटेंस को हमने 4 टाइप्स में डिवाइडेशन किया था उसका। वैसे तो मुख्य एक हमारा था प्रोबेबल के अंतर की बात हो गई थी, और एक हुआ था इम्प्रोबेबल की बात हुई थी, और दूसरे 3rd नंबर की मैंने बात किया था इम्पॉसिबल की, इम्पॉसिबल सेंटेंसों की बात हुई थी कंडीशनल में। उसके बाद एक था मेरा एज इफ की तरह, एज इफ वाले की बात। तो हम देखते हैं सब प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल और इम्पॉसिबल। प्रोबेबल में मैंने बताया कि प्रोबेबल को क्या करते हैं, प्रोबेबल में जो भी कंडीशन दी जाएगी वो दोनों फ्यूचर की रहेंगी, ठीक है। और इम्प्रोबेबल में बात किया गया था वो कल्पना की बात होगी, अर्थात मतलब उसमें बात केवल विचार किया जाएगा उसमें। इम्पॉसिबल में पूरी तरीके से असंभव होगा। तो यहाँ देखते हैं ये हमारा जब तुम कठिन परिश्रम करोगे तभी सफल हो सकते हो, हमारा क्या है, यानी कि यहाँ पर बात करेंगे प्रोबेबल की बात हो रही है, ठीक। यानी कि एक संभावना दूसरे पर आश्रित, अगर ऐसा काम करेंगे ये वाला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। प्रोबेबल के अंतर्गत बनाना होता तो हमें क्या नजर आता, हम वहाँ देखेंगे कि प्रोबेबल को बनाने के लिए हमने एक ही काम किया था कि अगर दोनों फ्यूचर में होते हैं या फ्यूचर में रहेगा तो हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो उसके लिए व्हेन ही लगाएंगे, यहाँ व्हेन लगा दे रहे हैं टाइम को देखते हुए, व्हेन यू वर्क हार्ड
जब तुम कठिन परिश्रम करोगे यानी जब तुम कठिन परिश्रम करते हो, ठीक है, उसके बाद क्या लगा देते हैं, कामा लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ कामा वहाँ कामा लगाते हैं, यहाँ कामा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी यहाँ तभी की बात हो रही है, एक कंडीशन तुरंत पर आश्रित है, तो यहाँ लगा देंगे ओनली, मात्र, ओनली देन यू गेट, या यू गेट सक्सेस, देन यू कैन गेट सक्सेस कर दे रहे हैं क्योंकि सकते हैं, कैन गेट सक्सेस। व्हेन यू वर्क हार्ड, जब तुम कठिन परिश्रम करोगे, ओनली देन, मात्र तभी, यानी तभी, यू कैन गेट सक्सेस,